हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस पावन बेला में, इस रमणी घड़ी में, जबकि पूरा विश्व नए वर्ष का जश्न मना रहा है, प्यारे दोस्तों, आपको भी नूतन नवीन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आज हम इस पावन बेला पर हैं और ये बहुप्रतीक्षित वर्ष रहा है। कारण हमने 2020 में कुछ ऐसा अनुभव पाया, कुछ ऐसी बेहतर चीज़ें देखी जो कभी किसी और ने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी। कम से कम हमारी पीढ़ी ने तो नहीं देखी थी। हमने वो भी देखा और अंततः जिंदगी आज फिर से जीत चुकी है और हम फिर से उस पुरानी पटरी पर लौट रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपका ये दोस्त दिग्विजय सिंह आपको इस नूतन नवीन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हुए माँ भगवती से ये प्रार्थना करता है कि आपके आने वाले हर एक सपने, हर एक उम्मीदें माँ भगवती पूरी करें और आपको बुद्धिमान बनाएं, ऊर्जावान बनाएं और सबसे बड़ी बात, आप भाग्यबली हों। बाहुबली तो बहुत हुए, आप भाग्यबली हों। जो चीज़ आप चाहो वो आपके मुकद्दर में लिखा जाए। इससे बड़ी दुआ ये आपका दोस्त और ये आपका भाई, ये आपका गुरु आपके लिए दे नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों, माँ भगवती के आशीर्वाद से हम इस नए वर्ष की क्लास आपके लिए शुरू करते हैं। हमने आपके लिए अपने इस YouTube चैनल के ज़रिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम के कंपलसरी सब्जेक्ट, बीकॉम का कंपलसरी सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नया साल है तो पढ़ाई होनी चाहिए। क्यों? क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन लगा, क्या हम पढ़ाई को नज़रअंदाज करके सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। पढ़ाई नियमितता मांगती है। नया साल होगा, जन्मदिन होगा, सब कुछ होगा, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन पढ़ाई को नज़रअंदाज करके नहीं। तो जुट जाइए बड़ों के आशीर्वाद, माँ भगवती की कामना, और अंत में आके आप अपने परिश्रम के बल पर ही अपने मुकद्दर पे तुरंत एकदम टॉप पे रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब ये चीज़ें होनी हैं तो हमारा परिश्रम हर दिन का होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर नए जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। हमने इस YouTube चैनल के ज़रिए ब्रांच अकाउंट्स की शुरुआत की, शाखा खाते, और हमने इसका पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको बता दिया था। ब्रांच अकाउंट में था क्या कि अगर कोई भी व्यापारी अपना लाभ बढ़ाना चाहता है तो वो जगह जगह अपनी एक शाखा खोल देता है। ध्यान देना, मैंने ये कहा कि कोई भी व्यापारी अगर अपना लाभ बढ़ाना चाहता है तो वो जगह जगह अपनी एक शाखा खोल देता है। उसे क्या होगा कि वो जितने ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएगा, उसका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, उसका व्यापार उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने के लिए ही वो हर एक शहरों में, विभिन्न स्थानों पर वो अपनी ब्रांच खोलता है। विभिन्न शहरों में खुली हुई जितनी बैंकों की शाखाएं हैं, इसका प्रमुख उदाहरण है। तो प्यारे दोस्तों, हमने ब्रांच में ये जाना कई प्रकार की ब्रांच होती हैं, देशी शाखा, विदेशी शाखा। देशी शाखा में हमने दो जाना, आश्रित और स्वतंत्र, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आश्रित में हमने दो जाना, लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली और बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली। तो हमने ये जाना था कि देशी शाखा उसे कहते हैं जो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर बनी हो,
और विदेशी शाखा उसे कहते हैं जो भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर हो। तो देशी शाखा में आश्रित शाखा, ये वो शाखा होती हैं जो पूरी तरह से हेड ऑफिस पर निर्भर होती हैं। हेड ऑफिस सामान बनाएगा, इनके पास भेज देगा और उसी सामान को ये बेचेंगे और बेच के पैसा पाएंगे और डेली का हिसाब इनको किसको देना होता है? हेड ऑफिस को देना होता है। और ये प्रमुखता से ये शाखाएं नकद लेन देन ही करती हैं। लेकिन अगर कभी हेड ऑफिस ने ये कहा कि आप उधार लेन देन भी कर सकते हो, तो ये उधार लेन देन भी करती है। और आज का हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होता है कि जब शाखा नकद लेन देन के साथ उधार लेन देन भी करती होगी तो क्या? तो प्यारे दोस्तों, आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। हमने आपसे ये बताया कि अगर शाखा नकद लेन देन करती है तो, अगर शाखा उधार लेन देन करती है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच बनाई, तो जब हेड ऑफिस उनसे ये कहेगा कि आप नकद लेन देन करिए, तो शाखा सिर्फ नकद लेन देन करेगी। और अगर हेड ऑफिस ये कहता है कि आप उधार लेन देन भी कर सकते हैं, तो शाखा उधार लेन देन भी करती है। चलिए मान लिया। अब अगर शाखा उधार लेन देन भी करती है, एक एक तरफ से आगे आइएगा, अगर शाखा उधार लेन देन भी करती है तो परिस्थितियां क्या बनेगी? तो कल हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ा था उसमें शाखा ने केवल नकद लेन देन किया था। अब उधार लेन देन करेंगे तो एक विशेष बात यह आएगी, जब उधार लेन देन करती है तो हमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना होगा। पहले हम रूल पढ़ लेते हैं। ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना होगा। उधार लेन देनों के लिए हम क्या बनाते हैं? ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। लेकिन कैसे? आइए सीखिए। यहाँ हम ब्रांच डेटर अकाउंट, जितनी चीज़ें उधार लेन देन से संबंधित होंगी उनके लिए हम क्या बनाएंगे? ब्रांच डेटर अकाउंट। लेकिन कैसे? तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने का मतलब ये होगा कि यहाँ हम टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, लेकिन ये ओपनिंग डेटर होगा। ये भी आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर, जितना हमारे पास शुरू में उधार देनदार थे, ठीक है, ओपनिंग डेटर। यहाँ हम क्लोजिंग डेटर लिखते हैं, तो लेकिन उसे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, उसे क्या कहेंगे? क्लोजिंग डेटर, ठीक है। लेकिन अब इसे हम आपको समझाना चाहेंगे। ये तो आपके समझने के लिए लिख दिया। आप आगे बढ़ेंगे तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लिखेंगे, केवल बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। मान लीजिए आपने उधार लेन देन की बात की है कि शाखा उधार लेन देन भी करती है तो क्या होगा? तो सबसे पहली चीज तो यह है कि पिछले साल भी तो उधार लेन देन हुआ होगा। तो पिछले साल के अंत में एक ऐसा उधार दिख रहा होगा जो कि आपको मिलना होगा। मतलब आपने उधार लेन देन किया था, उधार सामान बेचा था, कुछ पैसे मिले थे, कुछ मिलने बाकी थे, तो साल के अंत में आप एक अमाउंट बताते हो कि अभी आपको इतना पैसा नहीं मिला है जो कि आगे चलकर आपको मिलेगा। तो वो पिछले साल के अंत में क्लोजिंग डेटर था और वही इस साल के शुरुआत में ओपनिंग डेटर हो गया। मतलब आप ये बता रहे हो कि ये इतने उधार हैं जो पहले से हैं और इतना पैसा आपको मिलना बाकी है। अब इसके बाद अगर आप फिर से उधार बेचोगे तो टू क्रेडिट सेल, तो वो बढ़ जाएगा। मतलब जितना पहले से था उसमें से जितना नया उधार हो गया वो बढ़ गया। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये पिछले साल का उधार पैसा बाकी है जो कि आपको मिलना है, 10,000 ओपनिंग डेटर, प्लस आपने 60,000 का और उधार बेच दिया। तो अब आप फाइनली ये कह रहे हो कि आपको कितने रुपए मिलने हैं? 70,000 रुपये मिलने हैं, ठीक है। तो ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर। लेकिन आगे हम ये बढ़ गए, जब देनदार पैसा चुका देगा तब हम क्या करते हैं? जितना वो पैसा दे देगा, तो बाई कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर, बाई कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर।
अगर देनदार ने पैसा चुका दिया तो जब देनदार ने पैसा चुका दिया तो हम कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, देनदार से जितना पैसा मिल गया उतना तो कम हो गया ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा 10,000 उधार था पिछले साल का, इस साल नया उधार कितना हो गया 60,000, तो फाइनली आप ये कह रहे हो कि आपको कितने रुपए मिलना है 70,000 रुपये मिलना है। उस पे से आपको जितना मिल जाएगा तुरंत उतना पैसा कम हो गया। हो सकता है कि आपके कुछ पैसे डूब जाएं जो कि आपको नहीं मिलेंगे, जिनको आपने उधार बेचा है वो कहीं चले गए या उनकी मृत्यु हो गई या उन्होंने कहा नहीं दूंगा और आप हर संभव प्रयत्न करने के बाद भी पैसा वसूल नहीं पाओगे, तो उसी उधार में से ही तो वो बैड डेप्ट होगी। चलिए भी मान लिया। और हो सकता है आप उनको कुछ छूट दे दो, चलो ठीक है भैया कुछ कम कर लेते हैं बाकी शेष पैसा चुका दो, तो बाय डिस्काउंट अलाउड, ठीक। तो ये सब चीज़ें उसी में से माइनस होती चली जाएंगी। और कभी कभी तो ऐसे भी हालात बनते हैं कि वो माल वापस कर देते हैं, तो सेल्स रिटर्न, अगर उन्होंने माल वापस कर दिया तो मतलब ये सारी चीज़ें निकल के अंत में ये आई कि हमने ये देखा कि जितने चीज़ें थी उधार लेन देन के लिए वो सारी चीज़ें कहाँ दिखाई जाएंगी, ब्रांच डेटर अकाउंट में। मतलब जो उधार लेन देनों की वजह से हैं या जिनसे उधार लेन देन प्रभावित होता है उन सबको हम यहाँ दिखाएंगे। और कैसे दिखाएंगे, ओपनिंग डेटर इधर, क्लोजिंग डेटर इधर, और जितने की उधार बिक्री होगी वो ओपनिंग डेटर में जुड़ जाएगा। अब बाकी देनदारों से जितना पैसा मिल जाएगा या जितना डूब जाएगा, जितना हम छूट दे देंगे, वो सब क्या करेंगे, क्रेडिट करते जाएंगे। इतना मिल गया, इतना डूब गया, इतना छूट दे दिया, इतना माल वापस आ गया, तो अंत में यही बचेगा कि क्लोजिंग इतना है, ठीक है। अंत में यही निकल के आएगा कि क्लोजिंग इतना है, इतना हमें मिलना बाकी है। अब फाइनली एक बात हम करने चल रहे हैं, हम ब्रांच डेटर अकाउंट में ये सारी चीज़ें अगर मिली हैं तो ये जोड़ बराबर आएगा, लेकिन बेसिकली हम ये देखेंगे ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर में से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, कोई एक चीज़ मिसिंग होगी। और जब कोई एक चीज़ मिसिंग होगी तभी हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, नहीं तो हमें इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। क्यों? अब यही बात लॉजिक की आती है, क्योंकि जब नकद लेन देन होता है तो नकद लेन देन के लिए हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, और जब उधार लेन देन होता है तो उधार लेन देन के लिए हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। जब नकद लेन देन होगा तो नकद लेन देन के लिए हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, और जब उधार लेन देन होगा तो उधार लेन देन के लिए हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? नकद लेन देन के लिए ब्रांच अकाउंट और उधार लेन देन के लिए ब्रांच डेटर अकाउंट। चलिए ये भी मान लिया कि नकद लेन देन के लिए ब्रांच अकाउंट और उधार लेन देन के लिए ब्रांच डेटर अकाउंट। अगर ये चीज़ें हुई कि नकद लेन देन के लिए ब्रांच अकाउंट, उधार लेन देन के लिए ब्रांच डेटर अकाउंट, तो ब्रांच डेटर अकाउंट में जो चीज़ें एक बार दिखा दी गई वो ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाई जाती, सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़कर। क्या क्या? ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। इन 3 चीज़ों को छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ें, इन 3 चीज़ों को छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ें ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाई जाएंगी जो कि ब्रांच डेटर अकाउंट में आ गई, ठीक है। तो अगर ये तीनों पता है तो फिर हमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें परिणाम तो ब्रांच अकाउंट से मिलेगा। और अगर इन तीनों में से कोई एक छिपा बैठा है तो फिर तो हमें ब्रांच अकाउंट बनाने में दिक्कत होगी। तो पहले हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, फिर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो पूरी बात क्या? अगर शाखा नकद लेन देन करती है तो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, अगर उधार लेन देन करती है तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितनी चीज़ें उधार लेन देन से संबंधित हुई वो ब्रांच डेटर अकाउंट में दिखाई जाएंगी, और जब ब्रांच डेटर अकाउंट में जो चीज़ें दिखा दी गई फिर वो ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाई जाएंगी।
और उसमें भी ब्रांच डेटर अकाउंट में दिखाई जाने वाली सिर्फ 3 चीज़ें ब्रांच अकाउंट में दिखाई जाती हैं। क्या क्या? ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर। क्लियर? इलस्ट्रेशन 2। उदाहरण 2, सबसे बेहतर क्वेश्चनों में से एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मॉडर्न लिमिटेड की एक शाखा आगरा में है। तो मॉडर्न लिमिटेड हो गए भैया हेड ऑफिस और आगरा हो गई ब्रांच। तो मॉडर्न लिमिटेड की एक शाखा आगरा में है और शाखा द्वारा कुल प्राप्त रोकड़ प्रतिदिन प्रधान कार्यालय को भेजनी होती है। ठीक है? शाखा द्वारा कुल प्राप्त रोकड़ प्रतिदिन प्रधान कार्यालय को भेजनी होती है तथा समस्त खर्चों का भुगतान प्रधान कार्यालय करता है। ठीक है? निम्नलिखित विवरण से 31 दिसंबर 1998 को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता तैयार कीजिए। चलिए, क्या क्या दिया हुआ है? प्रारंभिक रहतिया 10,000, आगे प्रारंभिक देनदार 5,000, शाखा ने प्रधान कार्यालय से माल प्राप्त किया 50,000, नकद माल बेचा 42,500, उधार माल बेचा 36,300, देनदारों से प्राप्त रोकड़ 30,000, डूबत ऋण 400, छूट दी 720, ग्राहक ने माल वापस किया 800 रुपये का, शाखा को चेक भेजा, वेतन के लिए 7,500 और अन्य व्ययों के लिए 3,200, अंतिम रहतिया 15,000 और माल मार्ग में है गुड्स इन ट्रांजिट। अब ये एक नई बात आ गई, माल मार्ग में है गुड्स इन ट्रांजिट। 50,000 का भेजा जा चुका है और 4,000 रुपये का रास्ते में है। चलिए, ये मान लिया। अब पहली चीज़ तो यह है, क्वेश्चन में शुरू में कहा था कि मॉडर्न लिमिटेड की एक शाखा आगरा में है और शाखा द्वारा कुल प्राप्त रोकड़ प्रतिदिन प्रधान कार्यालय को भेजनी होती है। तो हम कैसे जानेंगे कि शाखा नकद लेन देन करती है कि उधार? तो भैया नकद लेन देन तो जरूर करेगी, बात उधार पे है। तो अगर प्रश्न में डेटर दिए हैं, डेटर उधार बिक्री दी है, तो मतलब उधार लेन देन होता है। तो इस प्रश्न में डेटर दिया है, मतलब शाखा उधार लेन देन करती है। और अगर शाखा उधार लेन देन करती है तो हमें ब्रांच डेटर अकाउंट अलग बनाना होगा और ब्रांच अकाउंट अलग बनाना होगा। लेकिन पहले क्या बनाएंगे? तो पहले ब्रांच डेटर अकाउंट बनेगा। बिना ब्रांच डेटर अकाउंट बनाए हम ब्रांच अकाउंट नहीं बना सकते, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और चलो ढूंढ लेते हैं कि प्रश्न में 3 चीज़ें चाहिए। ओपनिंग डेटर क्वेश्चन में दिया है, कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर क्वेश्चन में दिया है, क्लोजिंग डेटर क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो मैंने अभी कहा था, जब प्रश्न में तीनों में से कोई एक ना हो तो हमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है। क्लियर? जब तीनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो तो हमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है और हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? तो आइए, ब्रांच डेटर अकाउंट, इलस्ट्रेशन 2, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। और जितनी चीज़ें उधार लेन देन से संबंधित है वो यहाँ दिखाई जाएंगी, जितनी चीज़ें उधार हैं। ठीक, ब्रांच डेटर अकाउंट। चलिए, तो ब्रांच डेटर अकाउंट में सबसे पहले यहाँ हम टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये ओपनिंग के लिए है, कंफर्म। यहाँ लास्ट में हमें क्या मिलेगा? बाई बैलेंस कैरीड डाउन, ये क्लोजिंग के लिए है। और आगे हम यहाँ दिखा सकते हैं कि जो चीज़ें अब हमें मिलती जाएंगी। अब ध्यान देना, मैंने अभी आपको टेक्निक बताया था कि आप पहले सोचिए कि आपके पास उधार कितने थे, फिर उसमें कितने उधार बढ़े, तो उन दोनों को हम इधर दिखा देंगे। और फिर जिस वजह से उधार घटते जाएंगे उनको हम क्रेडिट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ ये कहा है कि मॉडर्न लिमिटेड की एक शाखा आगरा में है
शाखा द्वारा कुल प्राप्त रोकड़ प्रतिदिन प्रधान कार्यालय को भेजनी होती है तथा समस्त खर्चों का भुगतान प्रधान कार्यालय करता है और 31 दिसंबर 98 को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता बनाना है। तो सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया, अभी तो हम ब्रांच डेटर अकाउंट बना रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर प्रारंभिक देनदार, जी हाँ, ओपनिंग देनदार इधर दिखा दिया 5000, मतलब प्रश्न में शुरुआत में 5000 रुपये की उधारी दे रखा है, मतलब इनके पास शुरू में कितने रुपए का उधार था, 5000 रुपये का। आगे बढ़ गए। फिर शाखा ने प्रधान कार्यालय से माल प्राप्त किया, हमें इससे मतलब नहीं, हम सिर्फ उधार लेन देन पे रुकेंगे। नकद माल बेचा, इससे भी मतलब नहीं है, उधार माल बेचा, टू क्रेडिट सेल। तो 5000 के पहले उधार थे और जैसे ही 36,300 रुपये का और उधार बेच दिया तो पुराने उधारी में ये जाके जुड़ गए। तो 5000 का पहले से उधार था, जो पिछले साल का है तो इस साल की शुरुआत में रहा, मतलब इतना हमें उधार मिलना है, प्लस 36,300 का एक नया उधार हो गया। तो टोटल कितने रुपए उधार मिलने हमें, 41,300। फिर आगे कह रहे हैं देनदारों से प्राप्त रोकड़, जिसमें से हमें 30,000 रुपये मिल गए बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, वो भी कितने रुपए, 30,000 हमें देनदार से मिल गए। तो जब 30,000 हमें देनदार से मिल गए तो हमारी उधारी कम हो गई और आगे बढ़ गए। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट की वजह से क्या होता है, बैड डेप्ट किसे कहते हैं कि जो पैसे आपको मिलने थे और अब डूब गए, अब आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे, उसे ही बैड डेप्ट कहते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे 10,000 रुपये मिलने हैं, जिसमें से 1,000 रुपये जिस व्यक्ति से मिलना था उसकी मृत्यु हो गई, तो अब वो पैसा मेरा डूब गया, अब वो नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ फिर कितने रुपए दिखाऊं, 10,000 के बजाय मुझे 9,000 दिखाना चाहिए, वो 1,000 रुपये मुझे किस में डाल देना चाहिए, बैड डेप्ट में डाल देना चाहिए। तो बैड डेप्ट उसे कहते हैं जिनको हमने सामान उधार बेचा और अब वो पैसा हमारा डूब चुका है, वो हमें नहीं मिलेगा। तो याद देखिए इनके पास इतने उधार थे पिछले साल के, जो कि इस साल की शुरुआत में भी हैं, प्लस इतने नए उधार हो गए, तो टोटल इनको 41,300 रुपये मिलना चाहिए। उसमें से 30,000 रुपये ये नगद वसूल भी लिए हैं, तो उधार कम हुए ना, जितना पैसा दे दिया वो दोबारा देंगे क्या, नहीं देंगे, प्लस 400 रुपये बैड डेप्ट हो गए, अब वो पैसा इनको मिलेगा ही नहीं। 720 रुपये की इन्होंने छूट दे दी है, बाई डिस्काउंट अलाउड, बाई डिस्काउंट अलाउड, 720 रुपये की इन्होंने छूट दी हुई है। ठीक है, तो छूट जब दिया है तो वो भी इनके लिए कम हो गया। ठीक है, उसी में से तो कम हुआ कि चलो ठीक है 720 मत देना, तो जितने टोटल थे उसमें 720 और कम हो गए। और ग्राहकों ने माल वापस कर दिया, तो जब जितने का माल वापस कर दिया वो उतने का पैसा अब हमें देने से रहे। भाई जब माल वापस कर दिया तो क्यों पैसा पेड करेंगे। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर, वो भी कितने रुपए का, 800 रुपये का। अब उसके बाद दिया हुआ शाखा को चेक भेजा, ग्राहकों ने माल वापस करने के बाद अंतिम रहती है और माल का मार्ग में होना। अब और कोई चीज़ उधार से संबंधित नहीं है। तो फिर से देख लीजिए, प्रश्न में मैंने कहा है जब शाखा नकद लेन देन करती है तो हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, और जब शाखा उधार लेन देन करती है तो हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ शाखा ने उधार लेन देन किया है तो हमने पहले ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया। तो यहाँ ब्रांच डेटर अकाउंट हम कब बनाते हैं, जब ओपनिंग डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और क्लोजिंग डेटर तीनों में से कोई एक ना पता हो। तो यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ओपनिंग डेटर इनके पास था 5,000 रुपये का, जो पिछले साल के अंत में थे वही इस साल की शुरुआत में है, कि मतलब आपने ये कहा कभी 5,000 रुपये उधार मिलना बाकी है, 36,300 का नया उधार बेच दिया, तो 5,000 तो पुराना ही था, 36,300 का और हो गया, तो हो गए टोटल 41,300 के। फिर उस पर से कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितने रुपए, 30,000, वो कम,
बैड डेप्ट हो गई 400, वो कम हो गए। 720 रुपये डिस्काउंट अलाउड हो गया, वो कम हो गए। और गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 800 रुपये माल वापस आ गया, अब वो भी पैसा नहीं मिलेगा। तो फाइनली कितने रुपए मिलना बाकी है? तो चलिए हम बैलेंस निकालते हैं। 41,300, 41,300 और 41,300 में से ये माइनस करते हैं 30,000, 400, 720 और 800, 9,380 रुपये अभी भी मिलने बाकी हैं। तो 9,380 रुपये अभी भी मिलने बाकी हैं, उसे ही क्लोजिंग डेटर कहते हैं। कंफर्म? अभी काम करते हैं, यहीं पे हम आपके लिए ब्रांच अकाउंट बना देते हैं, यहीं पे छोटे में ही, ठीक है। ब्रांच अकाउंट, एकदम ब्रांच अकाउंट, ताकि आपको और अच्छा लगे देखने में। अब मैंने आपसे ये कहा था कि हम ब्रांच अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो जब शाखा नकद लेन देन करती है तो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, और अगर शाखा उधार लेन देन करती है तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। तो हम ब्रांच डेटर अकाउंट तो बना चुके। अब ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हमने आपको कुछ विशेष बातें बताई हैं। क्या? जितना ओपनिंग होगा वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड की ओर दिखाएंगे। असेट्स का ओपनिंग हो, बस संपत्तियों का ओपनिंग, जितना ओपनिंग होगा डेबिट साइड में, और जितना क्लोजिंग होगा वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। असेट्स की जितनी ओपनिंग होगी सब डेबिट करेंगे, दायित्वों की जितनी ओपनिंग क्लोजिंग अंत में पहले असेट्स की जितनी ओपनिंग होगी डेबिट करेंगे, जितनी क्लोजिंग होगी वो क्रेडिट करेंगे। मान लिया? फिर जितना कुछ हम हेड ऑफिस है ना, जितना हेड ऑफिस ब्रांच के पास भेजेगा वो सब डेबिट करेंगे, और ब्रांच जितना हेड ऑफिस के पास भेजेगी वो क्रेडिट करते हैं। क्या क्या कहा? 4 बातें। क्या क्या कहा हमने? 4 बातें। कौन कौन सी? सबसे पहला कि हम ओपनिंग डेबिट साइड में दिखाते हैं, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। जितना हेड ऑफिस भेजेगा उसे डेबिट करते हैं, और जितना ब्रांच भेजेगी उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2। अब यहां हम चाहें तो ओपनिंग लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंसेस। अब किस किस चीज का ओपनिंग? स्टॉक का। प्रश्न में सबसे पहले स्टॉक का ओपनिंग दिया हुआ है, कितने रुपए? 10,000। डेटर का, डेटर का ओपनिंग कितने रुपए है? 5,000। ओपनिंग डेटर यहां दिखा दिया। और कोई भी ओपनिंग नहीं दिया था, तो दोनों मिलके कितने रुपए हो गए? 15,000। ओपनिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग हम इधर दिखाएंगे, चाहो तो अभी आप दिखा सकते हो। बाई क्लोजिंग बैलेंस, बाई क्लोजिंग बैलेंस, हाल फिलहाल क्लोजिंग बैलेंस। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ओपनिंग इधर दिखाते हैं, क्लोजिंग इधर दिखाते हैं। तो अंत में देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000, स्टॉक दिया हुआ है 15,000, और डेटर का भी क्लोजिंग होगा, और यहां से आप लिखेंगे। इसीलिए ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया गया था। कितने रुपए आया था? 9,380 रुपये, मतलब 24,380 रुपये का क्लोजिंग है। ब्रांच डेटर अकाउंट में इन तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं दिया होता तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते। इसमें क्लोजिंग नहीं दिया था कि आपको कितने रुपए मिलना बाकी है उधार का, तो हमने निकाला तो 9,380, वो हमने यहाँ दिखा दिया। तो टोटल हो गया 24,380। आगे बढ़ते हैं। शाखा ने प्रधान कार्यालय से माल प्राप्त किया। अब यही बात ध्यान देना बेटा, हमें एंट्री किससे करनी होगी? हम किसकी पुस्तक? बहुत बड़ी बात लिखी है, क्वेश्चन गलत करने के लिए काफी है। शाखा ने माल प्राप्त किया। हम क्या कह रहे हैं? शाखा ने माल प्राप्त किया, तो हेड ऑफिस ने भेजा कितना? हमें एंट्री करनी होती है जितना हेड ऑफिस ने भेजा हो। यहां क्वेश्चन में जितना हेड ऑफिस ने भेजा है दिया ही नहीं है। यहां यह कह रहे हैं कि शाखा के पास उतना पहुंचा है, कितने रुपए का? 50,000 का। तो शाखा ने माल प्राप्त किया है 50,000 का।
लेकिन अंत में एक बात और लिखी है कि माल का मार्ग में होना, मतलब हेड ऑफिस ने भेज दिया है लेकिन अभी तक ब्रांच के पास पहुंचा नहीं है। तो ब्रांच उसे दिखा नहीं रही है, कह रही है हमारे पास 50,000 का पहुंचा है, ये कह रहे हैं हमने भेजा है 4,000 का रास्ते में है। तो टोटल इन्होंने कितना भेजा है? 50,000 उनके पास पहुंच चुका है और 4,000 का भी रास्ते में है। तो टोटल इन्होंने कितना भेजा है? तो टोटल इन्होंने 54,000 का भेजा है। कंफर्म? तो कैसे? इधर टू गुड्स सप्लाइड, जितने का माल भेजा, टू गुड्स सप्लाइड। तो यहाँ रिसीव्ड कितने का उनके पास रिसीव्ड हो चुका है? रिसीव्ड तो गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच हमें निकालना है, तो रिसीव उसके पास 50,000 का उसके पास पहुंच चुका है, और प्लस गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट जो माल मार्ग में है, और वो भी कितने रुपए का माल मार्ग में है? 4,000 रुपये का माल मार्ग में है। तो 50,000 का रिसीव हो चुका है, 4,000 का माल मार्ग में है, मतलब टोटल कितने रुपए का हो गया? 54,000 रुपये का हो गया। कंफर्म? तो टोटल कितने रुपए का हो गया? 54,000 रुपये का हो गया, जो भेजा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। मतलब हमने यहाँ गुड्स इन ट्रांजिट नहीं दिखाया, याद रखिएगा, हमने माल भेजा कितना है वो निकाला है। अब वो चूंकि क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो इन्होंने जितना बताया कि हमारे पास पहुंच गया है और जितना रास्ते में, दोनों ने जोड़ दिया, तो ही भेजा गया माल आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर यही प्रश्न में भेजा गया माल दिखा होता तो फिर गुड्स इन ट्रांजिट इधर हम ना दिखाते, याद रखिएगा, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट तो इधर की चीज़ है, वो इधर दिखेगी। तो हमने सबसे पहली चीज़ ये बताया कि क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि हेड ऑफिस ने भेजा कितना, हमें ये नहीं दिखाना है कि ब्रांच ने पाया कितना। लेकिन क्वेश्चन में भेजा कितना है वो दिया ही नहीं है। ब्रांच ने कहा 50,000 का पाया है और 4,000 का रास्ते में है। तो टोटल कितने रुपए का उनके पास भेजा गया है? 54,000 का। आगे आ गए, नकद माल बेचा, वो हम इधर दिखाते हैं बाई कैश अकाउंट। जब शाखा पैसा पाएगी तभी हेड ऑफिस के पास भेजेगी। तो शाखा यहाँ दो तरीके से रुपया पाती है, तो बाई कैश अकाउंट यहाँ दिखा दिया गया, जिसे हम कैश रेमिटेंस चेक बोलते हैं। तो जब शाखा नकद बेचेगी तब पैसा पाएगी, कैश सेल। और जब शाखा उधार वालों से पैसा वसूलेगी तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो शाखा कब रुपया पाएगी? दो बार, एक नकद बेच के पाएगी और दूसरा उधार से वसूल के पाएगी। तो शाखा ने नकद कितना बेचा? देखिए क्वेश्चन में लिखा है नकद माल बेचा 42,500 का, और प्लस उधार वालों से वसूला कितना है? 30,000। तो मतलब टोटल कितना हो गया? 72,500 शाखा के पास रुपया आया, तो शाखा ने हेड ऑफिस के पास भेज दिया। क्लियर? ये कैसे पता लगा? नकद बेचा 42,500 का, तो नकद पैसा मिला, भेजेंगे, और उधार वालों से वसूला है 30,000, तो वो भी भेजेंगे। तो टोटल कितने रुपए भेजना है? 72,500। अब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन फिर से जान लीजिए। ओपनिंग इधर दिखाते हैं, क्लोजिंग इधर दिखाते हैं, दो चीज़ें हो गई, ओपनिंग क्लोजिंग। फिर यहाँ माल कितने का भेजा गया है हमें उससे एंट्री बनानी है। कितने का माल भेजा, हमें गुड सप्लाइड से एंट्री बनानी है कि कितने का माल भेजा। तो प्रश्न में गुड सप्लाइड नहीं दिया था, ये दिया था कि ब्रांच के पास इतने का माल पहुंचा है, और ये भी दिया था कि ब्रांच के पास इतने का माल पहुंचा और इतने का माल रास्ते में है। तो जितने का माल पहुंचा, जितने का माल रास्ते में है, दोनों हमने जोड़ दिया, तो टोटल इतने का है। ठीक है, चलिए भी आ गए। फिर शाखा जब रुपया पाएगी तो भेजेगी। तो रुपया दो तरीके से मिलेगा, एक तो नकद बेच के मिलेगा और एक उधार वालों से वसूल के मिलेगा, दोनों जोड़ के भेज दिया इतना। अब ओपनिंग हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग डेटर हो गया। प्रधान कार्यालय के पास माल भेजा वो हो गया, नकद माल बेचा हो गया, उधार हम डेटर में दिखा चुके हैं। तो जो चीज़ डेटर में दिखा दी गई वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी, सिर्फ तीन चीज़ों को छोड़ के, और वो तीनों हम दिखा चुके हैं। तो उधार माल बेचा हो गया, देनदारों से प्राप्त रोकड़ हो गई, डूबत ऋण हो गया, छूट दी हो गई, ग्राहकों ने माल वापस किया हो गया। ये सब उधार में जा चुका है, ब्रांच डेटर अकाउंट में जा चुका है। अब ये ब्रांच अकाउंट पे नहीं आएंगे। अब फिर आगे कहते हैं ग्राहकों ने माल वापस किया, वो भी हो गया। शाखा को चेक भेजा, चेक लिखा है तो टू बैंक। शाखा को भेजा है ना, तो किसने भेजा?
हेड ऑफिस ने भेजा। तो शाखा को चेक भेजा, तो जब शाखा को चेक भेजा तो बैंक लिखेंगे। जिस जिस काम के लिए भेजा, सैलरी के लिए, सैलरी कितनी सैलरी के लिए 7,500, और किसके लिए, अन्य व्ययों के लिए, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 3,200, तो मिला के 10,700। ठीक है, मिला के 10,700। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब फिर अंत में चीज़ दी गई है, अंतिम रहतिया वो हम दिखा चुके हैं। और माल मार्ग में तो गुड्स इन ट्रांजिट की इधर एंट्री होती है, गुड्स इन ट्रांजिट को इधर दिखाना होगा, गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी तो ब्रांच के पास पहुंचेगा, तो गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट अभी उनके पास पहुंचा नहीं है, वो बेचेंगे, बेचने के बाद आपके लिए एक प्रकार से ये संपत्ति है जो अभी तक ब्रांच के पास पहुंचा नहीं है। तो गुड्स इन ट्रांजिट को आपने क्या किया, दो जगह दिखा दिया। अब यहाँ हमने दिखाया नहीं दो जगह, हमने दिखाया नहीं दो जगह, यहाँ हमें दिखाना पड़ा था क्योंकि वो ब्रांच के पास भेजा गया माल तो वो भी है, इसलिए वो जुड़ेगा। यहाँ गुड्स इन ट्रांजिट दिखाया जाता है कितने रुपए का, 4,000 का, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट के लिए एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट। अब हम क्रेडिट साइड जोड़ देंगे, क्रेडिट साइड जोड़ देंगे, तो 72,500, 72,500, 4,000 और 24,380 मिलके हो गया 1,08,80, 1,08,80, 1,08,80, और 1,08,80 में से 15,000 का ये, 54,000 का वो, 10,700 का अन्य, टोटल आ गया 79,700 का, माइनस 1,08,80, 21,180, 21,180 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंफर्म। 21,180 रुपये का लाभ हुआ है, 21,180 रुपये का लाभ हुआ है। क्लियर? ऐसे ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो प्यारे दोस्तों, फिर वही बात, अगर शाखा ने नकद लेन देन किया तो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, अगर शाखा ने उधार लेन देन किया तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। उधार लेन देन की जितनी चीज़ें हैं ब्रांच डेटर अकाउंट में दिखाई जाती हैं, और ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने का ज़रूरत तभी पड़ती है जब ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर तीनों में से कोई एक ना दिया हो। और अगर तीनों दिए हैं तो फिर ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं तीनों से मिलके हमें ब्रांच अकाउंट बना लेना होता है। ठीक है, अब आगे आ गए, और ब्रांच डेटर अकाउंट में जो दिखा दिया गया उन्हीं तीन चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाई जाती, केवल वही तीन चीज़ें ब्रांच अकाउंट में दिखाई जाती हैं। और ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हमने ओपनिंग डेबिट साइड में, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में, जब हेड ऑफिस कुछ भेजेगा डेबिट साइड में, और जब ब्रांच कुछ भेजेगी क्रेडिट साइड में। ठीक है, बशर्ते ब्रांच ने माल बेच के भेजा। चलिए ये बात मान लिया। अब कल से हम नए और बेहतर टॉपिक पे चलेंगे, जो माल लागत पे लाभ लेकर भेजा जाएगा। ठीक है, तो लागत मूल्य पर लाभ होगा, एक बीजक मूल्य पर लाभ होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आगे सीखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज तो नववर्ष है, तो आज छोटी क्लास रख लेते हैं, इतनी छोटी भी नहीं है। आप अगला जो इसका एक क्वेश्चन है, चूँकि वो नए रूल पर है, वो हम कल बताएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। और प्यारे दोस्तों, अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए,
शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।